आपको इस कैटेगरी में, फिर हम आज कुछ नया सीखेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन present in 0.5 mole of K4 FeCN6। ये क्वेश्चन है, बताइए। सर 36 ग्राम। किसने बताया? सर देवांश। गुड, सही है, बिल्कुल सही बेटा। सर 35.880 ग्राम। अच्छा, 35.880 किस लिए आया बेटा? फ्रैक्शन में कैसे आया इतना? कारण? सर सीधा ही कट रहा है। फ्रैक्शन में तो आने का कोई कारण है नहीं वैसे। चलो 2 मिनट और वेट करते हैं, बाकी भी करें भाई। Yes sir, 36 ग्राम। चलिए फिर देखें कैसे। देखो, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि आपको जो चीज दी उसके मोल्स निकालो पहले। तो इसमें तो फॉर्चुनेटली जो भी आपको स्पीशीज दी है उसमें मतलब आपको ऑलरेडी मोल दिए हुए हैं। बस ये ध्यान रखो कि एटम नहीं पूछे अब की बार, मास पूछा है। तो आप एक बात समझो, पहले तो मोल टू मोल कंपैरिजन होता है कि अगर आप K4 FeCN6 की बात करते हैं और उसके अंदर कार्बन कितना है, अगर 1 मोल K4 FeCN6 होता तो उसमें कार्बन कितने मोल था? 6 मोल। पहले तो आप ये समझो, ये बात समझ आ रही कि नहीं? इस फॉर्मूले को अगर अपन देखें तो कार्बन 6 टाइम्स है कि नहीं है इसमें?
जैसे Yes, हम अगर sir. एक हैं तो हमारे अंदर 5 उंगलियां हैं या 32 दांत हैं, तो वही सीन है कि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है। ये 6 कैसे हैं, देखो ये वाले कार्बन। तो 1 मोल में 6 मोल कार्बन है, ठीक है। लेकिन आपने मुझे 1 मोल नहीं दिया, आपने मुझे 0.5 मोल दिया है। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 6 × 0.5 मोल, यानी 3 मोल। अब 3 मोल कार्बन का मास निकालना है। अगर नंबर निकालने होते तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता, और अगर मास निकालना है तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मोल कार्बन वेट, 1 मोल का वेट होता है 12 ग्राम्स। 3 मोल्स का कितना होगा, 36 ग्राम्स। मुझे लगता है आपने तनिष क्या किया कि पहले आप मुझे लगता है नंबर्स निकालने लगे हैं ना, एवोगैड्रोस नंबर से ऐसा कुछ किया है क्या, उसके बाद मास सर निकाला। मैंने कार्बन की पहले मास परसेंटेज निकाली, तो सर वहां बस वो पॉइंट के कारण सर वो इतना फिर पता। पॉइंट शुरू हो गया, ठीक बात ठीक बात। तो काम भी लंबा हो गया अपना। हाँ सर। हम्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर मास में हमेशा मोल से इंटू करते होते हैं। हाँ, अगर आपको देखो आप एक बात को समझो, अगर आपको एक चीज को थोड़ा सा एनालाइज करो, जो मैं बार बार कहता हूं कि अपने पास 3 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के। गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर पार्टिकल दिए हो तो गिवन पार्टिकल्स, क्या लिखें उसको, पार्टिकल जितने भी हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स मोलर वॉल्यूम। तो अब आपको अगर कोई और चीज निकालनी है, जैसे इस केस में, पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, आपको मास निकालना है। मोल आपको पता है कार्बन के, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन मास आ जाएगा ना। वही किया अपन ने, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पार्टिकल पूछे थे, जैसे एसिड में कितने सल्फर है, तो उसमें मोल निकाले, उसमें फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला। मोल निकाले और उसको जो है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे थे कितने हैं। इस तरीके से किसी केस में वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम निकालना होता, तो मोल्स अगर आपके पास हैं तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी चीज की वॉल्यूम है वो निकल जाएगी। ठीक है ना, ये 3 फॉर्मूले जो है ना ये मोल्स वाले, ये बढ़िया रहते हैं, बट थोड़ा अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए। ठीक। यस अगला सर। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट, यानी खाने वाला नमक जो होता है, टेबल पे होता है, एंड टेबल शुगर। टेबल शुगर भी आप समझते हो, तो C12H22O11 सुक्रोज इज ₹2 per kg and ₹6 per kg respectively. Calculate their cost per mole कीजिए।
एनी आंसर? सर श्योर नहीं हूँ सर। टेबल सोल्ट का 0.117 रुपीज एंड सर टेबल शुगर का ₹2.052। बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऑलमोस्ट सही है, बिल्कुल यू आर देयर। 17 थोड़ा सा गड़बड़ है, 0.17 है। सर 0.117। ओके, देखिए अब आप बात को समझिए। देखो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा भारी लेकर नहीं चलना अपने दिमाग में। आप एक सिंपल सी बात समझो, आपको एक मोल का वजन, एक मोल का रेट पूछा उसने, कॉस्ट पर मोल, और किलो का रेट दिया हुआ है, पर केजी का रेट दिया हुआ है, पर मोल का पूछा है। तो अगर आपको पता हो कि एक मोल में कितना वजन होता है तो आप बता दोगे उसका प्राइस। किलो का प्राइस आपको पता है, तो मोल का अगर वजन आपको पता है कितना होता है तो आप बता दोगे। जिस सब्जी मंडी में आप कोई चीज लेने जाते हो, तो अगर आपको 100 रुपए किलो है तो आपको आधा किलो लेनी तो 50 रुपया लगेगा, वही सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली इनका मोलर मास पता होना चाहिए। अगर आपको सोडियम क्लोराइड का पता है कितना होता हाँ जी है ना, 23 प्लस 35.5 से आता है। 58.5। और सुक्रोज का कई बार बता चुका हूं मैं, सुक्रोज का कई बार बता चुका सर हूं मैं, 342 ग्राम। 342। है ना। 342 अपन कई क्वेश्चंस में इसको कर चुके। तो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई जैसे मान लो जैसे मान लो आप सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, एक मोल का मास अब आपको पता है ना। तो सोडियम क्लोराइड के लिए कह रहा है कि भाई 1 kg NaCl होता है, तो वो 2 रुपए का है। तो फिर अपने पास कितना है सोडियम क्लोराइड? अपने पास सोडियम क्लोराइड जो है वो है 58.5 ग्राम। तो 1 kg के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप ये समझो कि 1 kg का वेट जो है वो, मतलब जो प्राइस है वो आपके पास 2 रुपए। लेकिन क्योंकि ग्राम में है ना अपने पास यहाँ पर वैल्यू, तो आप इस 1 kg को मतलब पर ग्राम आप वैल्यू निकालो, यानी कि आप ये कह दो कि 1000 ग्राम NaCl है, तो उसका रेट जो है 2 रुपए है। ठीक है, तो 1 ग्राम NaCl का रेट कितना होगा? 2/1000। तो अपने पास NaCl 1 मोल है, मोल मतलब 58.5 ग्राम NaCl का मास कितना होगा? 2/1000 इंटू 58.5। बस आ गया आंसर। लॉजिक बेसिकली जो है, मैं आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये मैं चाहता हूं कि थॉट प्रोसेस में मेरा आपकी तरफ ट्रांसफर कर दो, वो ही कामयाबी दिलाएगा अपने को। फॉर्मूले रटना इज नॉट द अल्टीमेट यूज। एक्चुअली आप बात को समझो, कॉन्सेप्चुअली समझो बात को कि भाई मोल का रेट पूछा है उसने, 1 किलोग्राम का दिया, तो अगर मुझे वजन का रेट दिया हुआ तो वजन मेरे पास कितना है? एक मोल है, एक मोल में वजन कितना होता है, तो मैं रेट निकाल दूंगा। तो यहाँ पर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो गया? 117/1000, यही हुआ ना? कितने रुपीज आएगा? तो ये हो गया आपके पास 0.117 रुपीज, या आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 11.7 पैसा हो गया। बात वैल्यू आने की नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 12 पैसे हो गया। बात आपके पास, आप कॉन्सेप्ट को इम्बाइब कर सको, वो जरूरी है। अब ऐसे ही सोडियम क्लोराइड की तरह से, जैसे अब आप अब बात करो चीनी की, 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, 1 किलो जो C12H22O11 है, तो उसकी प्राइस दे रखी है 6 रुपए। 1 ग्राम की कितनी होगी? 6/1000। तो अपना है ये 342 ग्राम, एक मोल में 342 ग्राम होता है, तो 6 इंटू 342, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना आ गया ये देख लो आप। 6 2 12, 1 कैरी, 6 4 24, 25, 2 कैरी, 6 3 18, 19, 20 अपॉन 1000। 2.052 रुपीज, ठीक है।
यस सर। तो आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस अब कर लेंगे। ठीक है। यस सर। तो मैं अभी एक्चुअली होमवर्क आपको इसलिए नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है आपके कईयों के एग्जाम्स चल रहे हैं, या दे दिया करूं थोड़ा थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए शाम को, करेंगे? सर कर लेंगे। कर लेंगे? ऐसे लटकी लटकी आवाज क्यों आ रही है, कर लेंगे है भाई? सर करेंगे, आप दे दिया करो। ठीक है ठीक है, तो मैं कोई 5 से 10 क्वेश्चन आपको आज मैं ऐप में ही डाल दूंगा, वहीं ऐप में ही आप जवाब दे देना मुझे। चलो तो अब हम क्या करते हैं, यानी आप समझो कि हमने मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारे काम हमने अब तक कर लिए। अब आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solutions। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करें सॉल्यूशंस क्या होते हैं। व्हाट आर सॉल्यूशंस? तो ए सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more substances। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि जो सोल्यूट होता है, जिसे आप समझो, एक और भी इसमें बात कर लें, सोल्यूट और सॉल्वेंट की भी बात कर लें, दी component of a solution in lesser amount is called solute or solvent। The component of a solution in greater amount is solvent। ठीक है, तो ये सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे भी क्या चीज क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल sugar dissolved in water is a solution containing sugar as solute and water as solvent।
ठीक है, तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम समझे भाई होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है, इट मीन्स दैट सोल्यूट is uniformly distributed throughout the solvent. सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट पेज ले सकता हूं? यस सर। अब यस देखिए क्या सर। है, हाँ जी, बात को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या चीज है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो, अब आपको ड्रॉ या कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी बात को समझना। ये होमोजीनियस का मतलब समझा देता हूँ। होमोजीनियस का मतलब सब तरफ एक जैसा, हेटेरो का मतलब सब तरफ एक जैसा ना होना। मान लो एक बीकर लिया मैंने, ठीक है, एक बीकर लिया, ये बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बात समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं अभी इरेज ही कर दूंगा मैं भी। इसमें आपने क्या किया कि मान लो 100 ml वाटर लिया, इसमें आपने क्या किया, 50 ग्राम नमक मिला दिया, इसके अंदर आपने नमक मिला रखा है, ठीक है। और मतलब ये आपने दूसरे केस में आपने क्या किया, एक और बीकर लिया, उसमें भी आपने 100 ml पानी लिया, इसमें आपने क्या किया, 50 ग्राम मान लो मिट्टी मिला दी, डाल के आपने अच्छे से स्टर कर दिया उसको, मिट्टी को डाल के ना, मिट्टी को डाल के आपने अच्छे से उसको हिला दिया। मिट्टी आपको पता है वो कहीं से मोटी कहीं से पतली, कुछ डिजॉल्व होगी कुछ नहीं होगी, वो आपने इसके अंदर डाल दी। अब आप क्या करते हो कि इस सॉल्यूशन को जो आपके पास बना है 2 टेस्ट ट्यूब में भर लेते हो, आधा आधा 25-25 ml, ठीक है। सिंपल सी बात में होमोजीनियस का मतलब समझा रहा हूँ आपके, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ऐसे ही इसको भी फटाफट से आप हिला के अच्छे से, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह तो डिजॉल्व होगी नहीं, तो आप इसको जो जैसे भी होगी तो आप इसको 2 उसमें आपने डिवाइड कर लिया, 25-25 ml बराबर बराबर आपने ले लिया। अब आप क्या करोगे, इनको उबालोगे। जब आप इनको हीट करोगे, खूब अच्छे से हीट करोगे, इतना हीट करोगे कि सारा पानी इवेपोरेट कर जाए, तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, हीट करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसमें आपको नमक मिलेगा, सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। इस नमक को अगर आप तोलोगे तो उसका वजन कितना कितना मिलेगा, एनी आइडिया? इस नमक को तोलोगे तो कितने कितने ग्राम का होगा, 25 ग्राम इसमें होगा, 25 ग्राम इसमें होगा। लेकिन जब आप मिट्टी वाले को उबाल के, जब आप टेस्ट ट्यूब्स में से मिट्टी निकालोगे और उनका वजन लोगे, तो वजन आपको अलग अलग मिलेगा, किसी में मिट्टी ज्यादा होगी, किसी में मिट्टी कम होगी। कारण क्या होता है, ये मान लो आपके पास जो है 50 में से 40 ग्राम तो इधर ही आ गई और 10 ग्राम इधर आई, ये बराबर बराबर नहीं होंगी, क्योंकि मिट्टी जो है पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। नमक जब आप डिजोल्व करते हो, सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें सोल्यूट पानी में पूरी तरह से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह पर, थ्रू आउट द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो आपने 2 टेस्ट में डिवाइड किया तो बिल्कुल मतलब आधा आधा बिल्कुल एग्जैक्टली गया 25-25 ग्राम, लेकिन मिट्टी तो कहीं कम कहीं ज्यादा है। अब मान लो आपने, जब मम्मी ने मान लो शिकंजी बनाई घर पे, आप उस शिकंजी को एक परात में डाल दो, ठीक है, और परात में डालने के बाद आप क्या करो, एक चम्मच लो, एक चम्मच से इधर से सिप उठाओ, एक चम्मच से इधर से सिप उठाओ, क्या स्वाद में अंतर आता है? नो नहीं सर। आता, क्योंकि क्या होता है कि जो जो शिकंजी का मटेरियल है, नमक चीनी लेमन जूस, वो सारा का सारा बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल सही तरीके, मतलब एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। इसको आप एक छोटी कटोरी में डाल के पियोगे या किसी गिलास में डाल के पियोगे तो आपको वही स्वाद आएगा उसके अंदर जो कि आपका
जो कि जो आपने जो बड़े बड़े वेसल में उसको बनाया था, किसी बड़े जग में आपने उसको बनाया था। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस है। सो सॉल्यूशंस जो हैं, एक दूसरे नॉर्मल मिक्सचर से फर्क क्या होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के मास में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर जगह पर एक जैसा होता है। समझ आ रही मेरी बात? कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। तो पहली तो ये बात समझ गए अपने भी सोल्यूशन होता कैसा है। अब अपने नियर बाय आपने कोई सोल्यूशन देखा हो, सबसे नियरेस्ट अगर अपन बात करें तो जैसे अब मैं तो बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स का फेवर में नहीं हूँ, तो घर में अगर आप गर्मी आए तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है शिकंजी। शिकंजी में आप क्या क्या डालते हैं, कुछ आइडिया? पिए शिकंजी कभी आपने? यस सर। क्या क्या होता है उसमें, कुछ आइडिया है? चीनी, नींबू चीनी, नींबू और थोड़ा सा नमक, और पानी नहीं पानी। होता? हाँ। तो उसमें क्या है कि जैसे अब मान लो ए सॉल्यूशन विथ टू कंपोनेंट्स, जिसमें सिर्फ दो ही चीजें हों, इज कॉल्ड ए बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं उसको आप बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हो। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, ए सॉल्यूशन विद three components is called a ternary solution. जैसे सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर। मतलब चार तक के नाम आपको हमें याद रखने हैं। कंपोनेंट्स, चार कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाटरनरी सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस और वाटर, शिकंजी हमारी, जो कि एक क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। लेकिन हमारी जो स्टडी चलेगी, वी विल बी डीलिंग विद बाइनरी सॉल्यूशंस। हम जो अब थ्रू आउट पढ़ेंगे 11th में भी और 12th में भी, हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक आप अब कर रहे हैं, ये ही सेम टॉपिक विद हायर कॉम्प्लिकेशंस जो है 12th में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आप ये समझ लें, 11th में जो आप करेंगे इनकी कहीं ना कहीं 12th में एप्लीकेशन रहती है, तो 11th को अच्छे से करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम जो पढ़ेंगे नॉर्मली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिकल यूज वाली चीजें हैं ये, जैसे हम टॉपिक हमने शुरू किया अभी, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने कोई सॉल्यूशन रियल लाइफ में देखा है? हाँ भाई, रियल लाइफ में कोई सॉल्यूशन देखा है? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं देखा किसी ने भी? सर देखा हुआ है, कौन सा? जैसे पानी में मिट्टी मिला दो या फिर पानी में चीनी, नमक। है ना, ऐसी चीजें आप मिला दो तो जो है ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जो
सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन जो है जरूरी नहीं होता कि आप जो है सॉल्यूशन जो है वो आपका सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड हो। गैस एंड लिक्विड कोई देखा है आपने सॉल्यूशन? नो सर। पेप्सी पिए? पेप्सी आपने? पेप्सी, मिरिंडा, ड्यू, जिसमें फिज होता है सब में, एप्पी फिज, इन सब में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल के रखते हैं हाई प्रेशर के साथ। तो वो गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल है। तो गैसेस भी लिक्विड में डाली जा सकती हैं, वो भी सॉल्यूशन बनाती हैं। अब बात ही आती, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये क्या प्रैक्टिकल यूज की बात कर रहे हैं हम। प्रैक्टिकल यूज मतलब रियल लाइफ वर्ल्ड में, मतलब हम जब बात करें ये काम की चीजें हैं। कंसंट्रेशन को एक एक्सप्रेशन देना जरूरी है। जैसे अगर डिस्टेंस है मान लो, तो अगर मैं आपसे यहां से कहूं बीकानेर कितना दूर है, तो कैसे बताओगे आप? आप कहोगे जी बहुत दूर है, या बहुत पास है, या पास में ही है। क्या इससे पता लगता है कि कहाँ है? नो क्यों सर। भाई? नहीं पता लगता ना। तो आप क्या करते हो, स्पेसिफिकेशन देते हो, बीकानेर यहाँ से 240 किलोमीटर से अपने शहर से। तो वो आपने एक स्पेसिफिकेशन दिया है जिससे आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि जाने वाले को कितना डिस्टेंस कवर करना है। आपने डिस्टेंस को मेजरमेंट दी है एक, ठीक है ना। उसी तरीके से कोई सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं रियल वर्ल्ड में, हमें बहुत से काम की चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इसके लिए जरूरत होती है, तो हमें उसका एक्सप्रेशन देना पड़ता है। अब पेप्सी है, बहुत बड़ा कारोबार है, छोटा कारोबार नहीं है। उसका जो सिरप बनता है, पेप्सी का टेस्ट हर बार आपको सेम आता है हमेशा से, जो लोग पसंद करते हैं। अब अंदाजे से अगर काम हो उसके अंदर, अगर अंदाजे से काम हो, या पेप्सी जिसने भी पहली बार बनाई होगी, अगर वो किसी ने बनाई, उसने अपनी बात अगर अंदाजे से इतना डाल देना, अंदाजे से ये चीज़, तो फिर क्या होगा, स्वाद में अंतर आएगा। लेकिन पेप्सी का आपको स्वाद हमेशा एक जैसा मिलता है। कारण कारण उसमें जो शुगर सिरप डलता है, वो कितने पानी में कितना शुगर डलेगा उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स है उनके पास, उतना ही डाला जाता है, उसके बाद सेम स्वाद आता है। दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कफ सिरप होते हैं, कफ सिरप। अल्कोहल तो आप सबने कंज्यूम किया ही हुआ है ना, अल्कोहल तो पिया ही होगा कभी ना कभी। मेरी आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं देती भाई? यस सर। है ना। अल्कोहल तो सबने पिया हुआ है ना। सर दवाइयों में होता है। दवाइयों में होता है बेटा, कफ सिरप में होता है, ठीक है। टेंशन ज़्यादा थोड़ी लेनी होती है। आ तो रही। कफ सिरप्स जो होते हैं, ये कफ सिरप देखो आप, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको, ये कफ सिरप, ये बेनाड्रिल और जेडेक्स और इस तरह कहीं ना कहीं आपने जो है, तो ये इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो है ना, दवाई अल्कोहल के अंदर यानी डिजॉल्व होती है। अल्कोहल एक माइल्ड सेडेटिव होता है, उससे थोड़ी आपको नींद आ जाती है, इरिटेशन कम होती है, बाकी वो सॉल्वेंट का काम करता है इसके अंदर। उसके अंदर जो उसके अंदर डिजॉल्व होती है जो आपकी मेन मेडिसिन जो काम करनी होती है। मेडिसिन की क्या बात होती है कि मेडिसिन अगर जरूरत से ज्यादा ले ली जाए तो वो नुकसानदायक होती है। हम 12th में ही हमारे चैप्टर आएगा केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, जहाँ ड्रग्स की हम बात करेंगे, तो ड्रग्स के लिए यही लिखा हुआ है कि जनरली, मतलब इन जनरल ऑल ड्रग्स आर पोटेंट पॉइजन्स। ड्रग्स जो हैं पॉइजनस होती हैं, सिर्फ जब बहुत स्मॉल डोजेस में ली जाती है ना, तब उनकी जो है थेरेपी में, मतलब ट्रीटमेंट में काम आ सकती हैं। तो दवाइयाँ जरूरत से ज़्यादा अगर ले ली जाएं तो नुकसानदायक, और जरूरत से कम ली जाएं तो असर ही नहीं होगा उसका। तो इसलिए डोज स्पेसिफाइड होती है उसकी। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे, अब ये जैसे देखो बेनेड्रिल लिखा हुआ ना, बेनेड्रिल लिखा हुआ है, तो बेनेड्रिल में क्या होती है, कफ सिरप, बड़ा पुराना कफ सिरप आता है हमारे देश में। तो ये जो है ना, इसमें जो जो मेन दवाइयाँ हैं वो अल्कोहल में डिजोल्व कर रखी हैं। तो उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है, मेजर्ड क्वांटिटी है, ताकि वो दवाई असर करे हमारे को। फिर उसके बाद उसमें से हम एक बार में 2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच लेते हैं, तो उसमें फिक्स 5 ml में इतनी ड्रग अपने पास जाएगी, उम्र के हिसाब से देते हैं, इतने वेट के हिसाब से। तो ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। एयर में पोल्यूटेंट है, अब किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ कब डिक्लेयर होती है? ब्लड में शुगर तो सभी की होती है, कितनी कंसंट्रेशन हो ब्लड के अंदर शुगर की कि उसके बाद उसको डायबिटिक बोला जाए? तो हमें कोई एक्सप्रेशन शब्दों में देना पड़ेगा, भाई तेरे खून में बड़ी चीनी है, भाई देसी भाषा बोल रहा हूँ, वैसे ऐसे नहीं बोला था, ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में हाई। कितना हाई भैया? ऐसे कैसे मुझे पता लगे कितना हाई है
कि भाई डेंजरस है, भाई इतना आप तो कोई मेजरमेंट तो बताओगे ना भाई, पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड इतना शुगर, एक ml आपकी बूंद जो हमने एक सिरिंज में भर के अगर मान लो 5 ml आपका खून निकाला तो हमें इतने ग्राम उसके अंदर जो है ग्लूकोज मिला है तो ये डेंजरस है, इतने ग्राम मिला है तो वो डेंजरस नहीं है, तो कोई मेजरमेंट तो देनी पड़ेगी। जैसे दवाइयों के ऊपर ही देखो लिखा हो ना, ये 67.7 W/W, ऐसे आप कोई भी दवाइयां ववाइयां लोगे तो आप देखोगे जो कफ सिरप जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं उनके ऊपर उनकी कंसंट्रेशन लिखी होती है। अब जैसे ये 67.67% W/W लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि जो 100 ग्राम अगर आप सोल्यूशन लेते हो, दवाई लेते हो, तो उसमें जो मेडिसिन है वो 67.7% मतलब वो डिजोल्व हुई, इतने ग्राम डिजोल्व है। तो इस तरह का कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशंस की, एक्सप्रेशंस, ये बड़े काम की चीजें हैं और हमारे प्रैक्टिकल यूज में आने वाली। तो जैसे डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे ही सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। उन्हीं के बारे में अब अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला मेथड जो आता है उसको बोलते हैं, फर्स्ट मेथड जो आता है उसको बोलते हैं परसेंटेज। सबसे कॉमनली यूज होने वाला वैसे है। तो परसेंटेज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये एक्सप्रेशन 3 तरीके से हो सकता है। तीन तरीके से एक्सप्रेशन आ सकता है आपके पास। पहला कहलाता है मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, या सिंपली मास परसेंटेज बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला W/W%, इसको वेट परसेंटेज भी बोल देते हैं, या मास बाय मास परसेंट ऐसे होता है, मास बाय मास या वेट बाय वेट। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज बोल देते हैं इसको। इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद करना होता है, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला याद करना होता है। इसका एक्सप्रेशन ऐसे दिया जाता है, m/m% इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देखिए, एक बात को समझने की जरूरत है यहाँ पर कि अगर पानी में चीनी मिलाई तो सॉल्वेंट कौन, अगर पानी में चीनी मिलाई तो सॉल्वेंट कौन, पानी। पानी, और सोल्यूट कौन, चीनी। और दोनों का मिक्सचर क्या होगा, सॉल्यूशन। उसमें तो कोई शक नहीं है ना, मतलब ये टर्म्स तो आप समझते ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अगर आपको जो है मतलब ये बात समझ आ जाती है, तो हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन है इसी इसी चीज पर बेस्ड है, लिख लो आप, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। लिख लिया? यस सर। तो अब देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूँ इस पे बेस्ड, मतलब हम अलग अलग मेथड्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले में ये है, व्हाट इज द मास परसेंट, मास परसेंट वही मास बाय मास परसेंट हो गया, ऑफ द सोल्यूट in the solution obtained by dissolving 5 grams
of table salt in 50 grams of water. वन बाय 110. सॉल्व करके दो मुझे, ऐसे नहीं मुझे समझ आता. .009. गलत है. सर सर 9.09. 9.09. 9.09. 9.09% इज करेक्ट. देखिए क्या होगा कि जैसे इसकी बात करें तो आपको बताया भी मास बाय मास परसेंट जो है वो है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. पर सेंट है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा. सेंट मतलब सेंचुरी, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सोल्यूट आपका 5 ग्राम्स है और सोल्यूशन आपका 55 ग्राम्स हो जाएगा आपका. क्यों? क्योंकि जब आप 50 ग्राम पानी में 5 ग्राम नमक डालोगे तो वजन उसका 55 हो जाएगा ना, इंटू 100. तो फिर ये आपके पास आएगा 500 अपॉन 55. तो ये हो गया आपके पास 100 अपॉन 11 9.09% आपके पास है. सिंपल, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा इसको उलझाने की अपनी जरूरत ही नहीं. एनी क्वेश्चंस? इसी तरीके से परसेंटेज में दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट. परसेंटेज लिख दो, परसेंट लिख दो, कोई बात नहीं. तो ये होता है m बाय वी परसेंट. तो m बाय वी परसेंट जो होता है नॉर्मली मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इंटू 100. ठीक है. और तीसरा जो इसमें आता है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. तो ये v बाय वी परसेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मतलब ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए होता है. मतलब जैसे दो लिक्विड्स मिक्स करके बनाया हो ना, तो वॉल्यूम ये यूज करते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये जो बाद वाले दो हैं बी और सी मेथड्स, ये अभी आप कह लो कि 11th में इतनी एप्लीकेशन नहीं है इसकी, 12th में काम की चीज़ है ये. पर फिर भी अपने पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए क्योंकि आगे काम आने वाली चीज़ है. यूज्ड फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस. लिक्विड, दो लिक्विड आपस में मिक्स करने हो तो. ठीक, चलिए तो आज इतना ही